नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग विभिन्न टॉपिक्स में जो सीरीज चला रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज हम विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित पीएससी ने एपी में भी पूछा था, नेट में भी प्रश्न आते रहते हैं, तो उसी क्रम में हम ये सीरीज हमारी जो है चलाने वाले। तो विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर जो विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश है वह एडवर्ड अगस्टस एक्करमैन जी के द्वारा दिया गया था। कहाँ के थे ये? एक अमेरिकी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री थे। काफ़ी समय तक वहाँ पर मैनेजमेंट के लिए उन्होंने काम किया, प्रबंधन में, रिसोर्सेज के यूएसए के लिए। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जापान चले गए और जापान में भी काफ़ी इन्होंने काम किया है। यूएसए के बिहाफ में ये गए थे जापान, और वहाँ पर भी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। और बात करें 1970 के अप्रॉक्स में इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वह दिया, विश्व जनसंख्या प्रदेश से संबंधित सिद्धांत। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एडवर्ड अगस्टस एक्करमैन की, जैसे कि मैंने परिचय दे चुका हूं। और इनकी कुछ किताबें हैं जो आपसे हो सकता है कि पूछी जा सकती है। तो उनकी जो किताबें हैं, तो उसकी बात करें तो अमेरिकन रिसोर्सेस, देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी इन अमेरिकन वाटर डेवलपमेंट, ज्योग्राफी एज अ फंडामेंटल रिसर्च डिसिप्लिन। ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी एज अ फंडामेंटल रिसर्च डिसिप्लिन यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो सभी लोग ध्यान से इनकी किताबों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे यदि हम बात करें तो विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश, तो बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या है। तो विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र या प्रदेश से है जिनके अंतर्गत जनसंख्या, जन संसाधन व संसाधनों का पारस्परिक संबंधों अर्थात जनसंख्या संसाधन अनुपात से उत्पन्न प्रतिरूप में समानता देखने को मिलती है। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या व वहां उपलब्ध संसाधन के मध्य अंतरक्रिया का जो प्रारूप बनता है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या है और यहाँ पर संसाधन है। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या निवासरत है और यहाँ के संसाधन का वह जनसंख्या किस प्रकार से प्रयोग कर रही है, उसको हम कुल मिलाकर जनसंख्या संसाधन प्रदेश कहते हैं। देखते हैं एक्करमैन की जो शर्तें हैं इंडिया में किस किस क्षेत्रों में लागू होती है और किस किस रीजन में यह लागू होती है। तो होप्स कि आपको डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जनसंख्या संसाधन प्रदेश कुल मिलाकर वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के संसाधनों के मध्य में जो अंतरक्रिया होती है, उसका जो पैटर्न होता है, उसको हम जनसंख्या संसाधन प्रदेश कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए, आगे यदि हम बात करें तो 1970 में एडवर्ड अगस्टस एक्करमैन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, और यह सिद्धांत 3 आधार पर था। कौन कौन सा था सर? तो एक तो संसाधन, जो जनसंख्या, पहला जो था जनसंख्या था हमारा, दूसरा था संसाधन, वहां उपलब्ध जनसंख्या है, वहां पर स्थित जनसंख्या या वहां पर निवासरत जनसंख्या, दूसरा वहां पर उपलब्ध संसाधन, और तीसरा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी। कौन कौन से 3 आधार थे सर? तो उसके 3 आधार थे जनसंख्या पहला, दूसरा था संसाधन, और तीसरा क्या था? तीसरा था यहाँ पर टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, हम जिसको बोल सकते हैं। तो पॉपुलेशन, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर उनके 3 मेजर बेस थे, पॉपुलेशन, रिसोर्स, रीजन के लिए। क्लियर हुआ इतना? चलिए, और कब दिया था? 1970 में एडवर्ड अगस्टस एक्करमैन के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड अगस्टस एक्करमैन ने जनसंख्या और संसाधन की तुलना में प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया है। अब तीनों में से सबसे ज्यादा उन्होंने बल किसको दिया है? प्रौद्योगिकी को दिया है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधन का प्रयोग व कुशल जनसंख्या नहीं होगी। क्योंकि प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधन का प्रयोग व कुशल जनसंख्या नहीं होगी। जैसे कि यदि हम मान के चलें कि संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? सबसे बड़ी बात तो एक संसाधन वे चीजें हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करेगी। अब मानवीय आवश्यकताओं को पूरी कभी तभी करेगी जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि सोलर रेडिएशन या सूर्य तप की हम जो बात करते हैं। सूर्य तप धरातल में आता था, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन वह संसाधन कब बना? जब हमने सूर्य तप या सूर्य ऊर्जा का उपयोग हमने विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किया, या हमारे दैनिक जीवन में बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर इसका प्रयोग आरंभ किया, तब जाकर यह बहुत ही मेजर रिसोर्सेस बन चुका है। जो हमारा सोलर जो एनर्जी है वो
क्लियर। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं कि इसलिए जो एकरमैन महोदय है वो कहते हैं कि भाई जो जनसंख्या और संसाधन तो अपनी जगह है, साथ में प्रौद्योगिकी भी उतनी ही जरूरी है। क्लियर हुआ इतना। चलिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये उन्होंने जो डायग्राम बताया, जिस हिसाब से उन्होंने संसाधन के क्षेत्र बताए थे, लगभग उन्होंने 5 संसाधन के क्षेत्र बताए थे जनसंख्या संसाधन के, तो उसी के आधार पर ये मैप है। समझेंगे इस मैप को, देख लेते हैं पहले उनके जनसंख्या संसाधन प्रदेश कौन से थे। तो एकरमैन ने जो विश्व को 5 वृहद जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा। कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा? तो 5 प्रमुख वृहद जनसंख्या संसाधन प्रदेश में बांटा। पहला कौन सा है? संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यानी कि संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आपने नहीं पढ़ा मान के चलते हैं, लेकिन वहां कैसा है माहौल, कि कैसे लोग हैं, कैसे टेक्नोलॉजी है वहां की, तो उसके आधार पर आप आसानी से वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश की स्थिति क्या होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो विकसित क्षेत्र है, यहाँ उच्च तकनीक का यहाँ पर प्रयोग होता है। जनसंख्या का आकार संसाधन की तुलना में कम होने से उच्च प्रति व्यक्ति व उच्च जीवन स्तर, यहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय की हम बात कर सकते हैं, या उच्च प्रति व्यक्ति आप यहाँ पर संसाधन कह सकते हैं कि उच्च प्रति व्यक्ति यहाँ पर संसाधन है, यहाँ पर संसाधन लिखना ज्यादा उचित होगा। उच्च प्रति व्यक्ति यहाँ पर संसाधन है और साथ में उच्च जीवन स्तर है। क्लियर, क्या है? उच्च जीवन स्तर है। तो संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश में विकसित क्षेत्र है, यहाँ है उच्च तकनीक है और कम जनसंख्या है, इसलिए क्या है? संसाधन पर्याप्त और जनसंख्या कम है, तो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता अधिक रहेगी यहाँ पर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? यूएसए आएगा, कनाडा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, मध्य व पूर्वी रूप से कुछ अर्जेंटीना का भाग आएगा। अब हो सकता है कि नेट या अगला जो एपी होगा ये पूछ सकते हैं, विभिन्न स्टेट्स में जो होने वाले हैं एपी, उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल होगा या कौन सा देश शामिल नहीं होगा। आपके नेट में भी ये पूछा जा सकता है प्रश्न, तो इसीलिए काफी अवेयर रहने की जरूरत है यहाँ पर, और एक एक चीज काफी यहाँ पर मायने रखती है। यूरोप तुल्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी उन्नत है, जैसे कि यूएस और यूरोप में मेन अंतर आता है जनसंख्या को लेकर। यूएसए में प्रौद्योगिकी उच्च है लेकिन जनसंख्या कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति जो संसाधनों की उपलब्धता है वह क्या है? अधिक है। और यहीं पर बात कर रहे हैं यूरोप की, तो यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदेश है, यहाँ जनसंख्या अधिक है, होने से यहाँ पर जनसंख्या अधिक है तो उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो प्रति व्यक्ति कम आय, प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कम है, इसीलिए यूएसए की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर जो जीवन स्तर है हमें निम्न देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे? यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, इटली, जापान इसके अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा जापान इसके अंतर्गत आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जनसंख्या स्थिर है या मंद गति से बढ़ रही है। क्लियर, जनसंख्या स्थिर है या मंद गति से बढ़ रही है। आगे यदि हम बात करें मिस्र तुल्य या चीन तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश, मिस्र तुल्य या चीन तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश या प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उच्च जनसंख्या और पिछड़ी प्रौद्योगिकी है, इसीलिए क्या है कि प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता बहुत कम है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो है हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या क्या है? विश्व के मामले में दूसरे सबसे हाईएस्ट जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या संसाधन का प्रदेश है, लैंड की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति लैंड की उपलब्धता विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है, ऐसे ही चाइना है। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक है और टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत पिछड़ी हुई है। और यहाँ पर निम्न औद्योगिकीकरण है, इस कारण से निम्न औद्योगिकीकरण है, निर्धनता है, यहाँ पर बेरोजगारी है और भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र की यदि हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आएगा। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आएगा। अफ्रीका वाले क्षेत्र हुआ, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका आप इसके अंतर्गत आ सकता है, लैटिन अमेरिका यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर बात कर सकते हैं साउथ यूरोप, चाइना, कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, यूनान, युगोस्लाविया, मिस्र, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। लगभग देखिए विकास के क्रम में कोई भी देश हो, मिस्र तुल्य या चीन तुल्य प्रदेश से होकर अवश्य वह गुजरता है। यह हम कह सकते हैं कि ये किसी क्षेत्र के जो डेवलपमेंट की या किसी राज्य के या किसी स्टेट के डेवलपमेंट की यह एक प्रोसेस है। स्टेट से यहाँ पर तात्पर्य है किसी नेशन से। क्लियर। तो मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं ब्राजील तुल्य प्रदेश की। तो ब्राजील तुल्य प्रदेश की यदि हम बात करें, ब्राजील तुल्य
प्रदेश की बात करें, ब्राजील तुल्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ संसाधन भी निम्न है और जनसंख्या भी निम्न है। क्या है यहाँ पर? संसाधन व जनसंख्या दोनों क्या है यहाँ पर आपको निम्न देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर निम्न प्रौद्योगिकी है, यह अल्प विकसित क्षेत्र है। अब इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में, उष्णकटिबंधीय लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया और अफ्रीका यहाँ पर आएगा। क्लियर? अफ्रीका यहाँ पर आएगा। चलिए ये तो होगा ब्राजील तुल्य प्रदेश। अब अगला जो प्रदेश है पांचवा हमारा जो प्रदेश है आर्कटिक या रेगिस्तानी तुल्य, आर्कटिक या रेगिस्तान या फिर आप मरुस्थल, इस प्रकार से कुछ भी आप कर सकते हैं कंसीडर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी कम है और यह उतना ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए इसकी गणना हम बहुत कम करते हैं। और यह जो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी कह सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम या नाम मात्र की यहाँ पर जनसंख्या रहती है। तो हमने क्या क्या देखा आज की इस क्लास में, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी चीजें रिकॉल हो, चीजें आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर 1970 में एकरमैन के द्वारा क्या दिया गया? एकरमैन के द्वारा जनसंख्या संसाधन प्रदेश दिया गया, सिद्धांत दिया गया एकरमैन के द्वारा। अब इन्होंने किस आधार पर बांटा? इनका जो आधार था वो क्या था सर? तो इन्होंने 3 आधार पर बांटा, जनसंख्या, संसाधन और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, संसाधन और प्रौद्योगिकी में बांटा। अब बात कर लेते कितने भागों में बांटा? तो 5 क्षेत्रों में बांटा, 5 क्षेत्रों में बांटा इन्होंने। पहला जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य तुल्य, और संयुक्त राज्य तुल्य की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत उच्च तकनीक व निम्न जन घनत्व और उच्च संसाधन उपलब्धता यहां पर हमें देखने को मिलती है। वहीं यदि हम बात करें यूरोप तुल्य प्रदेश की, तो यूरोप तुल्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यूरोप तुल्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है? उच्च तकनीक हमें देखने को मिलती है, और उच्च जनघनत्व हमें यहां पर देखने को मिलता है। उच्च जन घनत्व यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसलिए संयुक्त राज्य की तुलना में निम्न जीवन स्तर, ठीक है, निम्न तो नहीं है, उच्च है अन्य देशों की तुलना में, लेकिन संयुक्त राज्य की तुलना में निम्न आएगा। अब यही बात करें तीसरे प्रदेश की, मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एपी में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को ध्यान से। तो मिस्र या चीन की यदि हम बात करें तो यहां पर निम्न तकनीकी विकास है, यहां पर निम्न तकनीकी विकास है, निम्न संसाधन उपलब्धता है, यहां पर निम्न संसाधन उपलब्धता है। लेकिन जो हमारी जनसंख्या है सर, वो क्या है? उच्च है। यहां पर क्या है? जनसंख्या उच्च, यहां पर जनसंख्या उच्च है। यही बात कर लेते हैं ब्राजील तुल्य प्रदेश की, तो ब्राजील तुल्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो ब्राजील तुल्य प्रदेश में निम्न जनघनत्व या निम्न जनसंख्या बोल सकते हैं हम, और निम्न या पिछड़ी यहां पर क्या बोल सकते हैं आप? तकनीक बोल सकते हैं। यानी कि सभी क्षेत्रों में पिछड़ा है, ना यहां पर तकनीक ढंग से है, ना तो यहां पर लोग ढंग के। आगे यदि हम बात करें तो आर्कटिक रेगिस्तानी या आप इसको मरुस्थली भी बोल सकते हैं। यहां पर निम्न जन घनत्व हम यहां पर देखते हैं। क्लियर? निम्न जन घनत्व यहां पर हम देखते हैं। अब बात करें देश कौन कौन से शामिल होंगे सर इनमें,
हमने पढ़ तो लिया। देश कौन कौन से शामिल होंगे ये उदाहरण आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप यूएसए लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कनाडा लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कनाडा लिख सकते हैं, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर हुआ। और यहाँ पर अर्जेंटीना का कुछ भाग यहाँ पर शामिल होगा, अर्जेंटीना का कुछ भाग शामिल होगा। क्या शामिल होगा? अर्जेंटीना का कुछ भाग यहाँ पर शामिल होने वाला है, क्लियर, अर्जेंटीना का कुछ भाग यहाँ पर शामिल हो गया। इसके साथ यदि हम बात करें, अगला जो है हमारा यूरोप तुल्य में, तो यूके, अपना फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इस इटली हो गया, तो ये देश यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, क्लियर। कौन कौन से देश हो गए? यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये यहाँ पर शामिल होंगे, क्लियर इतना। चलिए आगे यदि हम देखें, तो आगे यदि हम बात करें मिस्र तुल्य या चीन तुल्य, तो यहां पर मिस्र नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। चीन, भारत, पाकिस्तान, तो ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर जनघनत्व ज्यादा है लेकिन वह पिछड़े हुए हैं, क्लियर हुआ इतना। ब्राजील तुल्य की बात करें तो हम ब्राजील और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। साथ में यदि हम बात करें आर्कटिक तुल्य में, तो जो हमारा थार का रेगिस्तान हुआ, सहारा मरुस्थल हो गया, आर्कटिक अंटार्कटिका हो गया, वह यहाँ पर शामिल हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में, इनका यदि हम विश्लेषण करेंगे तो यूएसए तुल्य किसको मानेंगे? तो यूएसए तुल्य हम मानने वाले हैं हरियाणा, गोवा, गुजरात, हरियाणा, गोवा और जो गुजरात है हमारा, हरियाणा का भी पूरा पोर्शन नहीं ले सकते हम, बाकी गोवा और गुजरात को हम यहां पर ले सकते हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं तो दूसरा हमारा यूरोप तुल्य की यदि हम बात करें, यूरोप तुल्य की यदि हम बात करें तो यहां पर आप यूरोप तुल्य में शामिल कर सकते हैं केरल, आंध्र प्रदेश। हालांकि हम भारत में भी जो जनसंख्या प्रदेश है गुप्ता जी का, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, क्लियर। आगे यदि बात करें हम मिस्र तुल्य की यदि हम बात करें तो मिस्र तुल्य में हमारा आ जाएगा एमपी, राजस्थान, यूपी, क्लियर, एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार यहां पर शामिल हो जाएगा, क्लियर हुआ इतना। चौथा यदि मैं बात करूं ब्राजीलियन तुल्य, तो ब्राजीलियन तुल्य की यदि हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसी के साथ में आप यहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रिसोर्स ज्यादा है, जनसंख्या कम है, लेकिन आप मेजरली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है सबसे ज्यादा जन घनत्व भी वहां पर कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, तो यहाँ पर ब्राजीलियन तुल्य में वह आएंगे। अगले यदि बात करें अंटार्कटिक तुल्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे वो क्षेत्र आ जाएंगे जैसे कि थार का रेगिस्तान हुआ, थार हो गया हमारा, पहाड़ी क्षेत्र जो हो गया हमारा, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। देखिए ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, ये एज इट इज सही नहीं हो सकती, क्लियर। हो सकता है कि डेटा बदल जाए, या फिर देखिए ये जो है स्टेज है पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के बीच के रिलेशन की, तो जब भी आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस सिद्धांत को पढ़ते हैं, क्लियर हुआ इतना। तो चलिए होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम और पढ़ते रहेंगे और ऐसे सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।